हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 12 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 12 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो की यदि पीडीएफ चाहिए तो मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लें। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी यदि आप लोगों को बेसिक से समझनी है तो आप इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। कल हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट 75 के तहत हाल ही में चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी ये इंडियन नेवी में शामिल हो चुकी है। आईएनएस वेला इसका नाम है। औद्योगिक संबंधी नियम 2021 इसे अभी हाल ही में असम के द्वारा मंजूरी दी गई है। और कनाडा से चोरी को ही की हुई ये जो प्रतिमा है, मतलब कि कनाडा के पास थी लगभग 150 वर्षों से, अन्नपूर्णा की प्रतिमा जो कि वाराणसी के विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जानी है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत 18वें स्थान पर रहा। इसमें टॉप पर नॉर्वे था। भारतीय क्रिकेट टी20 टीम का नया कैप्टन रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन लोकेश राहुल बन गए हैं। 9 नवंबर को दुनिया भर में विश्व उर्दू दिवस के रूप में मनाया जाता है। 72वें ग्रैंड मास्टर भारत के बने मित्राभ गुहा और अक्टूबर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कैटेगरी में चुने गए हैं। पाकिस्तान के आसिफ अली फीमेल कैटेगरी में चुनी गई हैं। आयरलैंड की लारा डेलानी 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला इंडियन ब्रांड जो कि लावा बन गया है। और देश के नए नौसेना प्रमुख बन गए हैं आर हरि कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कोप 26 चल रहा है। देखिए काफ़ी ज़्यादा चर्चे में, हर दिन इससे कोई ना कोई न्यूज़ निकल ही रही है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कोप 26 में भारत के द्वारा ई वाहनों पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो भारत के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है ई अमृत पोर्टल। अब ये जो ई अमृत पोर्टल है, ये काम क्या करेगा? तो कहने का मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं? मतलब कि लोगों को इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और दुनिया क्यों पीछे पड़ी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ई वाहनों को बढ़ावा दिया जाए? इसके लिए आप कह सकते हैं कि भारत ने, मतलब कि ये जो वेब पोर्टल है ये यूके सरकार के समर्थन में नीति आयोग के द्वारा विकसित किया गया है। इसे यूके सरकार का समर्थन मिल रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? क्योंकि यदि आप रिलेट करें करंट से ही तो यूके के द्वारा भी ये घोषणा की गई है कि आने वाले समय में, मतलब कि 2030 तक ये अपने देश में पेट्रोल डीजल कारें ये पूरी तरह से बंद कर देंगे। अब पेट्रोल डीजल कारें ये बंद होंगी तो कोई ना कोई व्हीकल तो चलेगी ही ना। तो डेफिनेटली यहाँ भी ई व्हीकल को पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, अभी लास्ट मंथ ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इंग्लैंड है जो, इसने ये घोषणा कर दी है कि 2030 तक हर घर में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला ये दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। तो इसी हिसाब से आप कह सकते हैं कि अभी जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये जो कोप 26 चल रहा है, इसमें भारत की तरफ से ई अमृत पोर्टल ये लॉन्च किया गया है जो कि एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जिसमें कि ई वाहनों के बारे में सभी तरह की जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। क्यों अपनाना चाहिए, इसके खरीद निवेश से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, यदि कोई मिथ भी है तो ये भी इस पोर्टल के माध्यम से लोगों का दूर हो सकेगा। और यही अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही है 26 से, इसमें भारत के द्वारा ये भी घोषणा की गई है कि आने वाले समय में 2070 तक ये ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेंगे। इसके अलावा दुनिया के बड़े नेताओं के द्वारा एक और टारगेट रखा है 2030 तक ये पूरी तरह से जो पेड़ काटने वाली नीति है, इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देंगे। खैर यहाँ हम बात कर रहे हैं पोर्टल की, तो आप पोर्टल को ही रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया। यदि हम बात करें ई श्रम पोर्टल की, क्योंकि रोजगार मंत्रालय के द्वारा अभी जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी इसमें ये बताया गया था कि ये जो ई श्रम पोर्टल है इसमें अभी तक 4 लाख श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब ई श्रम पोर्टल क्या है, मैंने कल परसों ही आप लोगों को बताया था कि असंगठित श्रमिकों के लिए ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। ठीक है, असंगठित कौन होते हैं? वही रेहड़ी मजदूर आप कह सकते हैं, किराना दुकान जिनकी होती है, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, तो इनके लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म है। फिर माई जीओवी पोर्टल, ये भी हाल ही में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। दिल्ली गवर्नमेंट का प्रसिद्ध पोर्टल अभी चर्चे में था, रोजगार बाजार 2.0। ये क्लियर हुआ। तो कल मैंने आप लोगों से दो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर उत्तर प्रदेश और दूसरे का राइट आंसर था राजस्थान। आप लोगों के लिए आज के दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं। किस देश ने बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? और यूनेस्को ने किस देश के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट रिलीज की है? दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
फिर अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे आप आईएसए शॉर्ट में कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, तो इस पर समझौता करने वाला 101वां देश ये बन गया है। तो हाल ही में जो अमेरिका है, इसने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और अब ये आईएसए में शामिल हो चुका है। थोड़ा सा इसकी बेसिक हिस्ट्री मैं आप लोगों को बता देती हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता होगी, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कोप 26 के बारे में, वैसे ही एक था कोप 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो कि 2015 में आयोजित किया गया था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो यहाँ भारत, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका नहीं, फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे, इनकी पहल थी। क्या पहल थी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये ऐसी पहल थी जिसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि ऐसे देश जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का हिस्सा आप जानते ही हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। लगभग 121 देश इसके हिस्से हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं। तो इन देशों के बीच में सोलर टेक्नोलॉजी, इसे हम कैसे और डेवलप कर सकते हैं या इस क्षेत्र में और कैसे आगे जा सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में और कैसे आगे काम किया जा सकता है, इस क्षेत्र में काम करने के लिए आप कह सकते हैं भारत की ये पहल थी। और ये भारत की ऐसी पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। थोड़ा मैं आप लोगों का एक कन्फ्यूज़न क्लियर कर देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो अमेरिका है, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है, फिर कुछ समय पहले जर्मनी भी इसका हिस्सा बना था, तो ये क्या माजरा है? ये मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी इसी साल, मतलब कि 8 जनवरी 2021 में इसमें समझौता हुआ है। समझौता ये था कि ऐसे देश जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के अंतर्गत नहीं भी आते, यानी कि इसके बाहर भी आते हैं, तो वो भी इस आईएसए फ्रेमवर्क में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो उसी के तहत आप कह सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा अब इसमें शामिल होने की मंजूरी मिल चुकी है। तो अमेरिका ये बनने जा रहा है आईएसए का नया मेंबर, मतलब कि आईएसए का 101वां सदस्य। और अभी जो कोप 26 चल रहा है ना, तो इसी में अमेरिका के जो विशेष पर्यावरण दूत आप कह सकते हैं, जॉन कैरी। कौन कैरी? जॉन कैरी। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया गया है। थोड़ा हम जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। बेसिक आप जानते ही हैं, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी यूएस डॉलर, प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ठीक है, अभी एक कंपनी का नाम आप याद रखेंगे, बोइंग कंपनी। इस बोइंग कंपनी ने, भारत ने क्या परचेस किया था? चिनूक हेलीकॉप्टर। हाल ही में यहाँ की एक सांसद है जिन्होंने अमेरिका में, मतलब कि दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया जाए, इसके लिए इन्होंने एक विधेयक पास किया। फिर एक ईगल एक्ट जो कि पासपोर्ट से रिलेटेड है, ये चर्चे में आया था। वॉशिंगटन डीसी, इसे 51वें राज्य के रूप में मतलब घोषित किया जाना चाहिए, इसके लिए भी यहाँ बिल लाया गया है। वॉशिंगटन जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। और देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो कि फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप लोगों को डेली ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियो मिलते रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी किए गए वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? मतलब कि जो जलवायु परिवर्तन जिससे कि पूरी दुनिया गुजर रही है, इसमें भारत का परफॉर्मेंस किस हिसाब से रहा है? ये जो रैंकिंग रिलीज की गई है जर्मन वॉच के द्वारा, इसमें भारत को 10वां स्थान मिला है। इंडिया स्लॉट इन टॉप 10 इन CCPI, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे कि इसे जर्मन वॉच रिलीज़ करता है, भारत 10वें स्थान पर है। तो लगातार तीसरे तीसरे वर्ष यदि हम देखें, तो भारत इसमें टॉप 10 में बरकरार है। और पहले भी इसकी स्टार्टिंग की जो 3 रैंकिंग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये खाली ही रखी गई थी, क्योंकि इसके कुछ पैरामीटर होते हैं, कुछ हाई रेटिंग पैरामीटर आप कह सकते हैं, जो कि जो देश है कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो ये रैंकिंग चौथे से स्टार्ट होती है, मतलब कि जो चौथा होगा वही पहला होगा। तो इस क्रम में यदि हम देखें, तो डेनमार्क चौथे में है, मतलब आप कह सकते हैं कि फर्स्ट में है ना? इसके बाद फिर स्वीडन, नॉर्वे, इन बाकी कंट्रीज़ का स्थान आता है। हम बात कर रहे हैं भारत की, भारत को इसमें स्थान मिला है 10वां। फिर यदि हम बात करें कि 11 नवंबर को पूरे भारत में कौन-सा दिवस मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, नेशनल टीचर्स डे भारत में हम 5 सितंबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल टीचर्स डे भारत में हम कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इसके रूप में मनाते हैं, क्योंकि 11 नवंबर को
जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इन्हीं की स्मृति में आप कह सकते हैं कि इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 11 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को और विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये हम 8 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? देखिए, इनमें से जो फाल्गुनी नायर है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, यही बनी है भारत की सबसे अमीर महिला। अब ये है कौन? तो आप लोगों ने नायका के बारे में ज़रूर सुना होगा। नायका ब्यूटी ब्रांड काफ़ी सारी लड़कियां खरीदती भी होंगी, जो सुन रही होंगी उन्हें मालूम होगा। तो ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट दिग्गज कंपनी है नायका, इन्हीं की ये संस्थापक हैं फाल्गुनी नायर। 2012 में इन्होंने नायका कंपनी की शुरुआत की थी और अभी हाल ही में जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, इसके अनुसार ये देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बन गई हैं फाल्गुनी नायर। इनका नाम क्लियर हो गया। अब चलिए, हम अमीर महिला की बात कर ही रहे हैं, तो कुछ समय पहले ही फोर्ब्स के द्वारा, फोर्ब्स मैगजीन आप जानते ही हैं, फोर्ब्स के द्वारा जो रिच लिस्ट जारी की गई थी 2020 की, सॉरी फोर्ब्स नहीं, मैं कहूँगी ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट, ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट। इस लिस्ट में 2020 में सबसे अमीर भारतीय महिला ये घोषित किया गया था रोशनी नाडार को। रोशनी नाडार जो कि शिव नाडार की बेटी हैं, एससीएल की चेयरमैन है। एससीएल यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, ठीक है। ये दो ऑप्शन हो गए। फिर किरण मजुमदार शॉ, ये हैं बायोकॉन के संस्थापक। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पाने वाली ये चौथी भारतीय बनी है। पहली कौन थी? मदर टेरेसा। दूसरी थी सोली सौरभ जी, जो कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, हाल ही में निधन हुआ। तीसरे सचिन तेंदुलकर। चौथी किरण मजुमदार शॉ। अब यहाँ मैंने काइली जेनर का नाम क्यों ऐड किया है? ये तो भारतीय नहीं है। देखिए, इनका नाम भी अभी करंट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ऐड किया है। अभी फोर्ब्स के द्वारा सबसे कम उम्र की अरबपति की जो लिस्ट जारी की गई थी, तो ये सबसे कम उम्र की महिला अरबपति बनी थी काइली जेनर। अब इनका नाम भी कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, मतलब इन्होंने काइली कॉस्मेटिक नाम से इनकी कंपनी थी, जिसके कारण ये अरबपति बनी थी, मतलब कि खुद के दम पर, इसलिए ये नाम मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो लीड्स इंडेक्स रिलीज किया गया है, इसमें कौन सा राज्य टॉप पर है? थोड़ा सा मैं आप लोगों को लीड्स की फुल फॉर्म बता देती हूँ। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। थोड़ा सा इसके बारे में यदि मैं आप लोगों को बताऊं कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक माल की आवाजाही कैसे है, मतलब कि यदि आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, यहाँ है मान लीजिए केरल और यहाँ है तमिलनाडु, या कोई भी स्टेट का आप एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये मध्य प्रदेश है, तो केरल से मध्य प्रदेश तक सामान कैसे जा रहा है, या मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक सामान कैसे आ रहा है, कैसे उसका मैनेजमेंट है, इन सभी को देखते हुए वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, लीड्स इंडेक्स, और इसमें टॉप पर रखा गया है गुजरात को। तो 21 राज्यों के बीच में इसमें गुजरात ने टॉप कर लिया है। गुजरात के बाद फिर हरियाणा और पंजाब का स्थान आता है। गुजरात की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। अच्छा, एक महिला का नाम यदि आप लोगों को याद होगा, नीमाबेन आचार्य, जो कि गुजरात विधानसभा की अभी हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष बनी है। वतन प्रेम योजना, जो कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। गिर वंसदा ब्लैक बक मरीन, ये सभी नेशनल पार्क गुजरात में स्थित हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम, ये गुजरात में ही बनाया जाना है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ये भी गुजरात के अहमदाबाद में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप किस शहर में होने वाली है? तो इसका आयोजन होने वाला है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है। शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप। देखिए, जिस हिसाब से मतलब कि आजकल का समय चल रहा है, हर कोई अपने हेल्थ को लेकर के परेशान है और धीरे धीरे लोगों में योगा के प्रति जागरूकता आ रही है। मोस्टली लोग तो जिम भी जाते हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि योगा के प्रति एक्टिव हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप, जिसमें कि 500 से अधिक इसमें प्रतियोगी हिस्सा लेने वाले हैं, 11 से 13 नवंबर तक ये आयोजित होनी है। और ये राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन और ओडिशा सरकार के सहयोग से आयोजित होने वाला है राजधानी भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम और लिंगराज मंदिर। इसी भुवनेश्वर में भारत का पहला कोविड मेमोरियल, ये आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि कोविड महामारी के बीच में गुजर गए थे, उनके लिए एक तरह का मेमोरियल बनाने जा रही है उड़ीसा गवर्नमेंट। भुवनेश्वर में इसका मतलब कि ये बनाया जाएगा। और राउरकेला जो उड़ीसा में है, जहाँ भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है।
क्या बात की जा रही है? देखिए चैंपियनशिप की बात की जा रही है, थोड़ा ना थोड़ा आप स्पोर्ट्स से तो रिलेट कर ही सकते हैं। जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पहला संस्करण दिल्ली में हुआ, दूसरा हुआ पुणे में, तीसरा हुआ गुवाहाटी में और अब जो चौथा होगा, ये हरियाणा में होगा। वैसे ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की यदि हम बात करें, तो पहला एडिशन भुवनेश्वर में हुआ था और अब जो होगा नेक्स्ट ये होना है बैंगलोर में। अगला क्वेश्चन है श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। श्रमिक मित्र योजना इसके तहत होगा क्या? देखिए दिल्ली सरकार ने मतलब कि दिल्ली सरकार से मिलने वाली ये जो वित्तीय सहायता आप कह सकते हैं, जो श्रमिक होंगे इन्हें घर बनाने के लिए 3 से 5 लाख रुपए, मातृत्व लाभ के लिए 30,000 रुपए, टूल खरीदने के लिए 20,000 रुपए का लोन और 20,000 रुपए का लोन और मतलब आप कह सकते हैं बेसिक नीड जो कि श्रमिकों को होती है, तो उन्हें एक तरह की वित्तीय सहायता प्रोवाइड करा रही है दिल्ली गवर्नमेंट। और यदि नेचुरल डेथ होती है किसी श्रमिक की तो 1 लाख रुपए और काम करने के दौरान यानी कि दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए की सहायता ये देगी दिल्ली गवर्नमेंट। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ये वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। अभी मैंने आप लोगों को एक पोर्टल बताया है रोजगार 2.0, दिल्ली से ही रिलेटेड है, ठीक है? और आप क्या रिलेट कर सकते हैं जो कि दिल्ली से मैंने आप लोगों को पढ़ाया हो? देखिए दिल्ली सरकार ने मतलब कि देश का जो मेंटर्स कार्यक्रम था इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद की नियुक्ति इन्होंने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस दिन को राष्ट्रीय सॉरी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की जो योजना थी इसे मंजूरी दी है? या आप कह सकते हैं जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है। तो इनमें से देखिए जो 15 नवंबर है इसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। अब 15 नवंबर को क्या आता है? तो देखिए बिरसा मुंडा नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने मतलब कि भारत में जो आंदोलन हुए थे, राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इन्हीं की स्मृति में 15 नवंबर को हम मतलब कि अभी जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इन्हीं के नाम पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है 15 से 22 नवंबर तक चलाया जाने वाला ये कार्यक्रम है। अच्छा देखिए बिरसा मुंडा की जयंती ये तो 15 नवंबर को है, ठीक बात है, ये झारखंड से थे। और यदि आप रिलेट करें तो जो झारखंड गवर्नमेंट है, ये 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस भी तो मनाती है। जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, ये अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाती है। वैसे ही ये 15 नवंबर को मनाती है झारखंड गवर्नमेंट। तो बिरसा मुंडा जिसे देश भर में आदिवासी समुदाय द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है, इन्हीं की स्मृति में अब एक और इम्पोर्टेंट डे को मान्यता मिल चुकी है 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की। अगला क्वेश्चन है किस देश ने दिवाली के अवसर पर महात्मा गांधी जी के स्मारक सिक्के का अनावरण किया है? देखिए इनमें से जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ये जो आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे ये है ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं, भारतीय मूल के हैं। इन्हीं के द्वारा इस सिक्के का अनावरण किया गया है, मतलब कि महात्मा गांधी जी के इस सिक्के का अनावरण किया गया है। और 5 पाउंड का ये जो सिक्का है, इन्हें सम्मानित करने के लिए यूके के द्वारा जारी किया गया है। यूके की यदि हम बात करें, तो इसकी कैपिटल लंदन, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। बोरिस जॉनसन, ये है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। अच्छा 3 भारतीय जो कि ब्रिटेन कैबिनेट में शामिल हैं, एक तो ऋषि सुनक मैंने बता ही दिया है, वित्त मंत्री हैं। दूसरी है प्रीति पटेल, ये यहाँ की गृह मंत्री हैं। फिर एक है आलोक शर्मा। आलोक शर्मा का नाम देखिए अभी चर्चे में था, ये ब्रिटिश राजनेता हैं और अभी जो कोप 26 चल रहा है ना स्कॉटलैंड की ग्लासगो में, इसकी ये अध्यक्षता भी कर रहे हैं, तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। फिर हम कुछ रैंडम रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। पहली बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण है दामोदर नदी में किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे आप सुरक्षा परिषद कहते हैं, इसकी है। पहले भारतीय नागरिक जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए मिला था। साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। मध्याह्न भोजन जिसे आप कहते हैं। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, राइट आंसर कंगना रनौत था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, गो फर्स्ट की श्रीनगर से शारजाह की उड़ान जो है किस देश ने, चलिए थोड़ा-सा शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप ये तो जानते हैं कि श्रीनगर से लेकर के यूएई का जो शारजाह है, इसके बीच
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक फ़्लाइट शुरू की गई जो कि हफ़्ते में 3 दिन चलनी थी। अब इस रास्ते में मतलब कि श्रीनगर से शारजहाँ जाने के बीच में ऐसा कौन-सा देश है जो पड़ता है और जिसने इनकार कर दिया है कि आपकी फ़्लाइट हमारे हिस्से से नहीं गुज़रेगी? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप बताएँगे। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।